आज के लेक्चर में हम आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली अगर आप ओ लेवल का सिलेबस देखें तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आइसोटोप होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। देन सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करते रहेंगे लेक्चर में। एंड आल्सो कि रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको हम देखेंगे। यही सेम 4 पॉइंट्स आईजीसीएसई के सिलेबस में भी गिवन है, नो चेंज, एक जैसा सिलेबस है। देन हम देखते हैं कि आइसो का मतलब क्या है। आइसो का मतलब होता है सेम, ये एक ग्रीक वर्ड है। लेट्स से हमारे पास सोडियम आयन है, Na पॉजिटिव है, इसी तरह हमारे पास नियोन है एंड आल्सो फ्लोराइड आयन है हमारे पास F नेगेटिव। हम इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। सोडियम का प्रोटॉन नंबर हमारे पास 11 है, प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 11 पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो 11 माइनस 1 हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नियोन के हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम फ्लोराइड का देखें तो हमारे पास 9 है, नेगेटिव शो कर रहा है कि एक गेन किया है, 9 प्लस 1 हमारे पास 10 आ जाएंगे। तो इन सब के हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इनको कहेंगे कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये तीनों जो हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब हम देखते हैं कि आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप में दो वर्ड हैं, आइसोस और टोप, दोनों ग्रीक वर्ड है। आइसोस का मतलब सेम है और टोप का मतलब प्लेस या पोजीशन है। यहाँ स्पेसिफिकली आइसोटोप में जो टोप है, प्लेस है, वो इंडिकेट कर रहा होता है प्रोटॉन नंबर को। क्यों इंडिकेट कर रहा होता है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बेसिस पे बना हुआ है। सेम प्लेस का मतलब कि एटॉमिक नंबर उस स्पेसिफिक पोजीशन पे सेम होगा, यानी कि प्रोटॉन नंबर सेम होगा। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि इनके इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है। अगर पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशन देखें तो ये पिंक में जो बॉक्सेस हैं, फ्लोरीन, नियोन और सोडियम, इनके डिफरेंट है। तो इसका मतलब पोजीशन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट नहीं कर रही। आल्सो अगर हम देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को तो हमारे पास ये सल्फर है 3216, इसी तरह फास्फोरस है 3115। इसके अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करेंगे तो मैस नंबर माइनस हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को करेंगे तो 32 माइनस 16 हमारे पास 16 सल्फर के न्यूट्रॉन नंबर आ जाएंगे। फास्फोरस के देखें 31 माइनस 15 तो इसके भी 16 आ जाएंगे। तो इनके न्यूट्रॉन नंबर दोनों के सेम है। तो इनकी अगर पोजीशन देखें हम पीरियोडिक टेबल में तो डिफरेंट है। फास्फोरस की डिफरेंट है और सल्फर की डिफरेंट है। येलो से ये क्या हुए हुए, बॉर्डर हुए हुए एलिमेंट। इसका मतलब कि आइसोटोप में जो पोजीशन है वो न्यूट्रॉन नंबर को इंडिकेट नहीं कर रही, हेंस ये पोजीशन जो है प्रोटॉन्स को ही इंडिकेट कर रही है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि आइसोटोप होते क्या हैं, तो हम कह सकते हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इनमें प्रोटॉन सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लोरीन के आप देख रहे हैं, क्लोरीन हमारे पास होता है 3517 एंड आल्सो क्लोरीन हमारे पास होता है 3717। अगर हम इनके प्रोटॉन नंबर को देखें तो इसमें प्रोटॉन नंबर हमारे पास 17 है और न्यूट्रॉन नंबर को देखें तो 35 माइनस 17 तो 18 आ जाएगा। क्लोरीन 37 वाले के अगर प्रोटॉन नंबर को देखें तो सबस्क्रिप्ट में हमारे पास प्रोटॉन नंबर गिवन होता है, तो इसका भी प्रोटॉन नंबर हमारे 17 है। और न्यूट्रॉन नंबर देखें तो सुपरस्क्रिप्ट में हमें मास नंबर गिवन होता है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा 37 माइनस 17, तो हमारे पास न्यूट्रॉन 20 आ जाएगा। अब ये दोनों जो हैं क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ये आइसोटोप्स हैं। रीज़न क्या है कि इनमें प्रोटॉन नंबर जो है सेम है जबकि न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट। अब डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर को थोड़ा हम देखें तो हमें पता है कि मास नंबर होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे इसका मतलब मास नंबर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम इसके दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं आइसोटोप की, एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह आप एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, बट डिफरेंट मास नंबर। हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जगह मास नंबर भी लिख सकते हैं।
तो लेट्स से क्लोरीन 35 है, सुपरस्क्रिप्ट में हमारे पास क्या गिवन होता है, मास नंबर, तो क्लोरीन 35 का मास नंबर 35 है, क्लोरीन 37 का मास नंबर 37। तो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों का मास भी क्या है, डिफरेंट है इन दोनों आइसोटोप्स का। अब नेक्स्ट के जब हम क्लोरीन के मास को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम एटॉमिक मास क्या लेंगे, आइदर हम क्लोरीन 35 का 35 एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे, या हम जब जर्नल क्लोरीन की बात कर रहे होंगे तो 37 एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक बच्चा जो है दुकान पे गया है और वो एक टेडी बियर लेता है जिसकी प्राइस 20 होती है, और आल्सो वो एक कार वाला टेडी बियर लेता है जिसकी प्राइस 40 है। अब अगर हम एवरेज निकालें तो हम 20 प्लस 40 करेंगे डिवाइडेड बाय, क्योंकि टू थिंग्स थी तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्राइस हमारे पास 30 आ जाएगी। लेकिन लेट्स से जो विदाउट कार वाला जो सिंपल टेडी बियर है, वो बच्चा कहता है ये मैंने 3 लेने हैं, तो उसने 3 टेडी बियर लिए। तो अब इन तीनों की प्राइस क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 60 हो जाएगी। अब टोटल प्राइस अगर हम देखते हैं तो 60 प्लस 40 हो जाएगी, तो 60 प्लस 40 हमारे पास 100 हो जाएंगे। अब अगर हम एवरेज निकालें तो चूंकि अबंडेंस हमारे पास 4 चीज़ें थी तो अबंडेंस 4 होगी, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 एवरेज हमारे पास प्राइस हर एक की 25 आ जाएगी। इन शॉर्ट हमने क्या किया, हमने अबंडेंस को मल्टीप्लाई किया प्राइस से। हमारे पास अबंडेंस 3 थी टेडी बियर की, तो 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 20 से, प्लस हमारे पास कार वाले टेडी बियर 1 था तो 1 को मल्टीप्लाई किया 40 से, तो टोटल हमारे पास क्या हुए उससे हम डिवाइड कर लेंगे। तो देखें सिर्फ हम अबंडेंस 3 प्लस 1 किया तो हमारे पास 4 आया, तो 4 से हमने डिवाइड किया, एवरेज प्राइस हमारे पास आ गई 25। अब यही एग्जाम्पल क्लोरीन पर फिट करते हैं। क्लोरीन हमारे पास एक 35 है जिसकी अबंडेंस हमारे पास 75% वो नेचर में प्रेजेंट होता है। इसी तरह क्लोरीन 37 हमारे पास 25% वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे, अबंडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे मास नंबर से, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 37, और अब अबंडेंस को हम ऐड करेंगे तो 75 प्लस 25 हमारे पास 100 हो जाएगा, तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 35.5। तो हम यूं जो है हम एवरेज मास निकालेंगे आइसोटोप्स का, तो वही हम क्या करेंगे, इन कैलकुलेशन यूज़ करेंगे या इन जर्नल हम यूज़ करते हैं। इस मास को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि इन जनरल हम क्लोरीन का कौन सा मास यूज़ करेंगे, ना हम 35 करते हैं ना हम 37, हम एवरेज मास निकालते हैं आइसोटोप्स का वाइल कंसीडरिंग देयर अबंडेंस इन नेचर, तो हम उसको यूज़ करते हैं और उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को हम इन शॉर्ट रिप्रेजेंट करते हैं AR से। इसका फार्मूला हमारे पास होता है समेशन मास ऑफ आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास जो है सिंपल फार्मूला होता है। अब यहाँ पर समेशन से क्या मुराद है, समेशन से ये मुराद है अगर 3 आइसोटोप्स हैं तो तीनों आइसोटोप के मास को हम अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में सम कर देंगे। लेट्स से हमारे पास मास ऑफ आइसोटोप 1 होगा मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 1 प्लस mass of isotope 2 multiplied by percentage of abundance of 2 प्लस हम mass of isotope of 3 करेंगे percentage abundance of isotope 3 and so on divided by हम 100 कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास एक एलिमेंट X है जिसके 3 आइसोटोप है। पहला आइसोटोप X20 है, उसकी abundance हमारे पास 25 है। दूसरा आइसोटोप हमारे पास X21 है, उसकी abundance 35% है। तीसरा आइसोटोप हमारे पास X22 है, उसकी abundance 40% है। अब हमने इसका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली अबंडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे मास से, तो हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस हमारे पास आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस हमारे पास आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 22। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आपने इस एग्जांपल में देखा था टेडी बियर वाले में, तो हम सिंपली जो अबंडेंस है उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे टेडी बियर में हमने
4 थिंग्स थी तो 4 से किया था डिवाइड, तो यहाँ पर 25 प्लस 35 प्लस 40 हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। तो हम यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 21.15। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास आ गया 21.15। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जीसीई के पेपर का है, पेपर 1-2 है, नवंबर 2024, और क्वेश्चन नंबर 4 है। A simple Q contains two isotopes. Diagram shows relative abundance and relative masses of two isotope. हमारे पास relative mass 20 है and then relative mass 22 है। हमें पता है कि यहाँ पर जो relative abundance है, यहाँ पर relative का मतलब क्या है? relative का मतलब ratio या comparison है। comparison के हिसाब से उन्होंने abundance दी हुई है। तो 20 की relative abundance 1 है, 22 की relative abundance 5 है। वीडियो को स्टॉप करें और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अगेन अब यहाँ पर हम वही टेडी बियर वाला जो फार्मूला था उसी को हम यूज़ करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो अमाउंट है वो एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे और यहाँ पर नंबर जो है वो वहाँ पर अबंडेंस है। तो देखिए 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, प्लस हम 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, अबंडेंस से। मास को हमने मल्टीप्लाई कर दिया रिलेटिव अबंडेंस से, डिवाइड हम करेंगे 5 + 1 हमारे पास आ जाता है 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 21.7। अगर हम यहाँ पर देखें तो 21.7 हमारे पास डी बनता है, तो डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक आइसोटोप X10 है, उसकी अबंडेंस हमारे पास 20 है। इसी तरह हमारे पास एक आइसोटोप X12 है, उसकी अबंडेंस हमारे पास 80 है। राइट इनका अगर हम निकालेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास तो हमारे पास क्या आएगा, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास आ जाएगा 11.6। हम 10 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे, प्लस हम 12 मल्टीप्लाई बाई 80 करेंगे, डिवाइडेड बाई 20 + 80 100 होता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 11.6 आ जाता है। इसी तरह हम क्या करते हैं, X10 ही है हमारे पास, लेकिन इस बार इसके 20 की बजाय 80 रिलेटिव अबंडेंस है। X12 है, इसकी अबंडेंस हमारे पास नेचर में 20% है। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 80 + 20 हमारे पास 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 10.4। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इसका आ जाएगा 10.4। अब आप सोचिए ऐसी क्या वजह थी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 11.6 है और राइट हैंड साइड पे एटॉमिक मास 10.4 है, यानी लेफ्ट वाला ज़्यादा हो गया, राइट वाला कम हो गया। तो आपने ठीक सोचा होगा कि लेफ्ट वाले में हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस जो हैवी आइसोटोप की है वो ज़्यादा है। हैवी आइसोटोप देखें यहाँ पर हमारे पास X10 20 है, यानी मास उसका 10 है X10 को, और X12 का मास हमारे पास 12 है। तो हैवी आइसोटोप की अबंडेंस ज़्यादा है, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास ज़्यादा है। और लेफ्ट हैंड साइड की कम क्यों है, क्योंकि इसमें रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस जो लाइटर आइसोटोप है उसकी ज़्यादा है। चूंकि लाइटर की ज़्यादा है इसलिए उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कम है। तो अगर हम दो को कंपेयर कर रहे होंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के कि एक का ज़्यादा क्यों है दूसरे का कम क्यों है, तो हम जो टर्म्स यूज़ करेंगे अबंडेंस के लिहाज से वो हम हैवी आइसोटोप और लाइटर आइसोटोप की यूज़ कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन जीसीई के पेपर का है, क्वेश्चन है 5D पेपर 2-2 और नवंबर 2016 का है। Proton numbers and accurate relative atomic masses of cobalt and nickel are shown in table. प्रोटॉन नंबर हमारे पास कोबाल्ट का 27 है, निकल का हमारे पास 28 है। इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास जो है कोबाल्ट का है वो है 58.9 है और निकल का है 58.7। वो कह रहे हैं सुजेस्ट वाई कोबाल्ट हैज़ हायर रिलेटिव एटॉमिक मास देन निकल। कोबाल्ट का हायर क्यों है निकल से रिलेटिव एटॉमिक मास, हमने ये बताना है। तो वीडियो को स्टॉप करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें।
अच्छा, प्रोटॉन नंबर तो वैसे ही दिए हैं, कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर रिलेटिव एटॉमिक मास का आप फार्मूला भी देखें उसमें भी प्रोटॉन नंबर यूज़ नहीं हो रहा। इस क्वेश्चन में वही लेक्चर वाला पॉइंट डिस्कस हम करेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट वाला है 11.6 उसका रिलेटिव एटॉमिक मास इसलिए ये रेटर है कि रिलेटिव अबंडेंस जो है हैवी आइसोटोप की वो ज़्यादा है, और राइट वाले में 10.4 कम इसलिए है क्योंकि जो रिलेटिव अबंडेंस है लाइटर आइसोटोप की यहाँ पर वो ज़्यादा है। तो हम यूज़ करेंगे वर्डिंग, हम इसको आंसर करेंगे कि कोबाल्ट का रिलेटिव एटॉमिक मास हायर इसलिए है क्योंकि इसमें जो रिलेटिव अबंडेंस है कोबाल्ट की हैवियर आइसोटोप की वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू निकल की रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हायर आइसोटोप की। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम हैवियर आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट को हैवियर आइसोटोप ऑफ निकल से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। हैवियर आइसोटोप दोनों की बारी लिखना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम निकल के बार हैवियर आइसोटोप नहीं लिखेंगे तो एम्बिगुइटी पैदा हो जाती है कि हम हैवियर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस को लाइटर निकल की लाइटर से कंपेयर कर रहे हैं या हैवियर से कंपेयर कर रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे भी जब मार्किंग स्कीम होती है उसमें लिखा होता है कि क्लियर जो आंसर है वो होने चाहिए, तो यहाँ पर हैवियर लिखना निकल और कोबाल्ट दोनों की बार ज़रूरी है। नेक्स्ट कुछ एग्ज़ाम हिंट हैं, पहले को हम डिस्कस करते हैं कि आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम होंगी। इनकी रीज़न क्या है, क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट की सेम होती हैं कि उनमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उनका क्या होता है, सेम होता है। और अगर जब हम ये लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी। तीन डिफरेंट टर्म्स मैंने आपको बता दी रीज़न की, नंबर ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तीनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ में ये डिफरेंट तरह से पूछ सकता है, इसलिए तीनों मैंने आपको बता दी हैं। सेकंड, इनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट्स की डिफरेंट होंगी। उसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि इसमें न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट होता है। न्यूक्लियॉन नंबर आइसोटोप में डिफरेंट होता है तो इसका मतलब है कि मास नंबर भी डिफरेंट होगा। मास नंबर डिफरेंट है तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। तो ये तीनों टर्म्स आप रीजनिंग में यूज़ कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट है, या आप कह सकते हैं मास नंबर डिफरेंट है, या आप कह सकते हैं न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। ये IGCSE का क्वेश्चन 5 है, पेपर 22 है, मार्च 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एलिमेंट T हैज़ टू आइसोटोप T12 6 एंड T14 6. Which statement about these isotope is correct? ऑप्शन ए है दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नहीं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, केमिकल प्रॉपर्टीज न्यूट्रॉन नंबर पे नहीं डिपेंड करती। हमने लेक्चर में देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन नंबर पे डिपेंड कर रही होती हैं। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये करेक्ट है क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, तो बी इज़ करेक्ट। सी को देख लेते हैं। दे हैव सेम न्यूक्लियॉन नंबर बिकॉज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम। नहीं, ये रॉन्ग है। हमने कहा था कि न्यूक्लियॉन नंबर पे जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। डी हमारे पास है they have different position in periodic table because they have different number of neutron। नहीं, हमने कहा डिस्कस भी किया था लेक्चर में कि आइसोटोप सेम, आइसोटोप का मतलब ही आइसो सेम टॉप पोजीशन, तो पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन क्या होती है, सेम होती है। तो लेक्चर में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इसी वजह से जो है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी IGCSE का है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेपर 22 मार्च 2022 का है। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन वाई आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ का हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। रीज़न क्या है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तीन रीज़न मैंने आपको लिखवाई थी। तो ऑप्शन ए है दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। बाकी ऑप्शन
ऑप्शंस को देख लेते हैं। दे हैव सेम रिलेटिव मास, नहीं रिलेटिव मास पे डिपेंड नहीं करता। दे हैव सेम न्यूक्लियन नंबर, न्यूक्लियन नंबर जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है अगर सेम न्यूक्लियन नंबर है। दे हैव सेम प्रोटॉन नंबर, नहीं प्रोटॉन नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही होती। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब ये होमवर्क है, IGCSE का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2A है, पार्ट 3 है, पेपर हमारे पास 4-1 है, अक्टूबर नवंबर 2021 का ये क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा या वीडियो स्टॉप करके सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होमवर्क के लिए IGCSE का है, क्वेश्चन नंबर 3, पेपर 22, अक्टूबर नवंबर 2020 का है। इसको भी वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिएगा आप। नेक्स्ट होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन है IGCSE का है, क्वेश्चन 1C है, पेपर 4-1 का है, मई जून 2020 का है। तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। ये हमारे पास इनके सोल्यूशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे, ये इनका सोल्यूशन है, आप मैच कर लीजिएगा। होप सो आपको ये इजीली जो है आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक्स्ट्रा जो हैं वो रिलेटेड टू आइसोटोप्स जो हैं वो क्वेश्चन करेंगे, ताकि आइसोटोप के टॉपिक पे आपकी फुल ग्रिप हो जाए। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.